वेलकम टू निशा क्लासेस एट यूके। आज हमारी हिस्ट्री की क्लास में चलेगा मुगल साम्राज्य स्टार्ट कर रहे हैं। मुगल साम्राज्य की 2 क्लासेस आएंगी, ठीक है। एक में तो जो इसके शासक हैं और एक में जो इनकी शासन व्यवस्था है वहाँ से संबंधित क्वेश्चन हम करेंगे। 30 क्वेश्चन आज हमने इसमें करने हैं, ठीक है। जितने भी इसमें ये मेन थे आपके बाबर, हुमायूं, अकबर वगैरह वगैरह, वहाँ से संबंधित 30 क्वेश्चन मैंने आज आपको करवाए हैं। और इतना ध्यान रखिए, मैंने पहले भी कहा था कि मिसलिनियस क्वेश्चन जो बचे कुछ क्वेश्चन होंगे लास्ट में हम क्या करेंगे अप्रैल में, तो ये बाकी क्वेश्चन हम आपको तब करेंगे, ठीक है। अभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किस युद्ध में किया था। तो जो बाबर था उसने यूज किया था आपका तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग। तो कहाँ पर इसने किया था, इसने किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है, 1526 ईस्वी में। किसके बीच में होता है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। शायद सबको जानकारी होगी, इसलिए हमने ये क्वेश्चन नहीं लिया। कई बार हमें ऐसा लगता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा जानकार हैं तो इन्हें कुछ नई क्वेश्चन कराए जाए, बाकी क्वेश्चन की जान पहचान की होगी। अगर आपको बेसिक क्वेश्चंस भी करवाने तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति और तोपखाने का प्रयोग किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में, जो होता है आपका 1526 ईस्वी में। किसके बीच में होता है, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में होता है, जिसमें बाबर विजयी होता है। उसके बाद बाबर के जो युद्ध होते हैं, खानवा का युद्ध 1527 में। उसके बाद आपका चंदेरी का युद्ध होता है 1528 में। और लास्ट में बाबर का जो युद्ध होता है वो होता है प्रमुख युद्ध घाघरा का, ये होता है 1529 में। यही मेन पूछे जाते हैं। पहले हर युद्ध में क्या होता है, बाबर विजयी होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी। तो जो बाबर की आत्मकथा थी उसका नाम पहले जान लेते हैं। उसका नाम था बाबर नामा। तो बाबर की आत्मकथा का नाम बाबर नामा था और उसने किस भाषा में लिखी थी। अब इसके लिखी थी उसने ऑप्शन नंबर सी, तुर्की भाषा में। उसने तुर्की भाषा में लिखी थी, ठीक है। और बाद में जो अब्दुल रहीम खान खाना, जिन्हें सिंपली रहीम भी कहा जाता था, ठीक है। तो अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबर का जो बाबरनामा था इसका अनुवाद किया था फारसी में। एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए कि बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया, तो अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबरनामा, जो बाबर की आत्मकथा थी, उसका अनुवाद फारसी में किया। और बाबर ने किस भाषा में लिखी थी, वो तुर्की भाषा में लिखी थी। नेक्स्ट है, बाबर ने किस कर से मुसलमानों को मुक्त किया। तो बाबर ने एक जो कर था उससे मुसलमानों को मुक्त किया था, तो उस कर का नाम था आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, तमगा नामक कर से बाबर ने मुसलमानों को मुक्त किया था। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बाबर ने कलंदर की उपाधि बाबर को दी गई थी, उसकी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट है, शेर शाह एवं हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध कब होता है। अब जो हुमायूं होता है ये बाबर का बेटा होता है, ठीक है। और इस हुमायूं के साथ में आता है एक शेर खां या शेर शाह सूरी। तो इनके बीच में पहले होता है चौसा का युद्ध। तो ये चौसा का युद्ध कब होता है, यहाँ पे 1539। अगर डेट पूछ ली जाए तो 25 जून 1539 को शेर शाह और हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध होता है। और यहाँ पर शेर खान क्या हो जाता है आपका, या शेर शाह सूरी विजयी हो जाता है। उसके बाद और युद्ध भी होते हैं उनके बीच में। नेक्स्ट है, शेर शाह एवं हुमायूं के बीच में 1540 ईस्वी में कौन सा युद्ध होता है। 1539 तो शेर शाह और हुमायूं के बीच में चौसा का युद्ध होता है, जिसमें शेर शाह विजयी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद 1540 में फिर से उनके बीच युद्ध होता है, और यहाँ पे जो युद्ध होता है उसे कहते हैं बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी एवं सी दोनों आ जाएगा। यानी बिलग्राम एवं कन्नौज का युद्ध होता था 1540 में हुमायूं एवं शेर शाह के बीच में। इसमें भी हुमायूं हार जाता है और शेर शाह क्या कर लेता है, आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लेता है। और इसके बाद क्या होता है, हुमायूं सिंध चला जाता है, निर्वासित जीवन जीता है 15 वर्षों तक। अगर आपको मतलब पूरा पढ़ाने का मौका मिलता था कि स्टोरी टाइप में ही चलती है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध हुमायूं द्वारा लड़ा गया। और हुमायूं द्वारा बहुत सारे युद्ध लड़े गए, 2 तो हमने अभी पढ़ लिए। कौन कौन से,
अभी हमने पढ़ा चौसा का युद्ध, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, और कौन कौन से युद्ध हैं। तो सबसे पहले वो लड़ता है, मैं क्रम से भी आपको बता दूं, तो सबसे पहले उसका होता है देवरा का युद्ध 1531 में। उसके बाद हुमायूं का जो युद्ध होता है चौसा का, यहाँ पर जो सब पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर आप जान लीजिए कि यहाँ पर जो देवरा, सरहिंद, बिलग्राम, ये सभी युद्ध लड़े जाते हैं आपके हुमायूं के द्वारा। अब अगर क्रम लगाने को आ जाए, क्योंकि यहाँ पे जहाँ से मैंने क्वेश्चन उठाया वहाँ पे क्रम लगाने को भी दिया हुआ था, तो सबसे पहले आपका होता है देवरा का युद्ध 1531 ईस्वी में। उसके बाद होता है हुमायूं का चौसा का युद्ध, और चौसा का युद्ध अभी मैंने आपको बताया 1539 में होता है। चौसा के युद्ध के बाद होता है बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में, और लास्ट में होता है सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में। अगर क्रम लगाने को आ जाए तो सबसे पहले होता है देवरा, फिर होता है चौसा का, फिर होता है बिलग्राम या कन्नौज का, और सबसे लास्ट में होता है सरहिंद का युद्ध। किसके युद्ध हैं ये? हुमायूं द्वारा लड़े गए ये युद्ध हैं। नेक्स्ट है शेरशाह का मकबरा सासाराम में है, यह किस राज्य में है? तो शेरशाह का मकबरा जो सासाराम में है, यह आपके बिहार राज्य में है। ठीक है। और शेरशाह के संबंध में जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, शेरशाह ने क्या करा था? ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई थी, और डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह द्वारा कराया गया था। डाक प्रथा और ग्रैंड ट्रंक रोड, ये दोनों किससे संबंधित हैं? आपके शेरशाह सूरी से संबंधित हैं। नेक्स्ट है पानीपत की दूसरी लड़ाई। प्रथम युद्ध तो हमने देखा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, और दूसरा युद्ध किसके बीच में होता है? तो पानीपत का जो आपका द्वितीय युद्ध है, ये होता है आपके अकबर और हेमू के बीच में, और ये होता कब है? 1556 ईस्वी में होता है अकबर और हेमू के बीच में ये आपका पानीपत का द्वितीय युद्ध, और इसमें अकबर की क्या हो जाती है? विजय हो जाती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? पहले तो जान लें कि आपका जो हल्दी घाटी का युद्ध होता है किसके बीच में होता है? ये होता है आपका अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध। ये सब शायद सभी को इसकी जानकारी होगी, इसलिए हमने क्वेश्चन नहीं बनाया है। हल्दी घाटी का युद्ध होता कब है? हल्दी घाटी का युद्ध होता है आपका 1576 में, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो एक तो ये है कि इसमें अकबर विजयी हो जाता है, लेकिन इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व कौन करता है? यहाँ पर दो नाम आपको मैं दिखा दूं, एक है आपका मान सिंह और एक है आसफ खां। तो मुगल सेना का नेतृत्व यहाँ पे करते हैं मान सिंह और आसफ खां, यानी ऑप्शन नंबर डी एवं बी दोनों। लेकिन अगर सेनापति पूछ लिया जाए मुगल सेना का, तो मुगल सेना का सेनापति यहाँ पर होता है मान सिंह। नेतृत्व कौन करता है? मान सिंह और आसफ खां दोनों नेतृत्व करते हैं, लेकिन जो सेनापति होता है वो कौन होता है? यहाँ पे मान सिंह होता है। ठीक है। और यहाँ पर एक और नाम आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, हाकिम खां। ठीक है। तो हाकिम खां महाराणा प्रताप की तरफ से इस युद्ध में हल्दी घाटी के युद्ध में हाकिम खां सूर ने एक छोटी सी सेना के माध्यम से यहाँ पर राणा की ओर से इसमें भाग लिया था। ठीक है। तो महाराणा की हाकिम खां का नाम अगर आ जाए एग्जाम में, तो महाराणा प्रताप के साथ जब हल्दी घाटी का युद्ध होता है, इनकी सेना ने भी इसमें थोड़ा सा भाग लिया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? अकबर का दरबार, तो अकबर ने अपने दरबार में, अकबर के दरबार में क्या थे? नौरत्न होते थे, और उन नौरत्नों में कोई चित्रकार था, कोई संगीतकार था। तो यहाँ पर जो प्रसिद्ध चित्रकार थे अकबर के दरबार के, वो कौन थे? सबसे प्रसिद्ध तो उनके दरबार के जो थे वो अब्दुल समद थे, लेकिन और जो थे वो थे दसवंत और बसावन, यानी उपयुक्त सभी। तो ये सभी कौन थे? अकबर के दरबार के चित्रकार थे दसवंत, अब्दुल समद और बसावन। ये कौन थे? अकबर के दरबार के चित्रकार। नेक्स्ट है तानसेन किसके दरबार का संगीतकार था? जो तानसेन जो था, वो तानसेन था अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार। ठीक है। तानसेन किसके दरबार का था? अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार था तानसेन। और तानसेन ने काफ़ी रचनाएं भी की थी, जिसमें आपका मियाँ का मल्हार, मियाँ की टोढ़ी, इस प्रकार की जो वो थी कृतियाँ थी वो तानसेन द्वारा थी। और तानसेन को अकबर ने एक उपाधि दी थी, वो थी आपकी, काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, कंठाभरण वाणी विलास। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर देता है किसको? तानसेन को। ठीक है।
और इसने कौन कौन सी चीज़ें लिखी? ये बीन बजाते थे। क्या बजाते थे? तानसेन बीन बजाते थे। अगर पूछ लिया जाए कि तानसेन किस वाद्य यंत्र को बजाते थे, तो तानसेन बजाते थे आपके बीन बजाते थे। और मियाँ की टोड़ी, मियाँ का मल्हार, इस प्रकार की जो उनकी रचनाएं थी, कंठाभरण, वाणी विलास, इनको कहा था अकबर ने। नेक्स्ट है भास्कराचार्य की पुस्तक लीलावती का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो ये मुगल जो शासक जितने भी आए, इन्होंने हमारी जो पुस्तकें थी उनका अपनी अपनी भाषाओं में अनुवाद कराया था। तो यहाँ पर भास्कराचार्य की एक पुस्तक थी लीलावती, ठीक है। तो इनकी पुस्तक का अनुवाद फारसी में करवाया था, वो किसने कराया था? यहाँ पर फैजी ने कराया था। और ये फैजी था अबुल फजल का बड़ा भाई, ठीक है। और इस फैजी को फारसी काव्य का मास्टर भी माना जाता था, ठीक है। आगे और चीज़ें हैं। यहाँ पर अबुल फजल अकबरनामा की रचना करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? तो जो मुगल थे, इन मुगलों की राजकीय भाषा थी आपकी फारसी। मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी थी। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए मुगलों की राजकीय भाषा, तो यह क्या थी? फारसी थी। अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? तो अकबर भी एक वाद्य यंत्र बजाने का शौकीन था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए में है नगाड़ा। और एग्जाम में अगर नगाड़ा आ जाए तो नगाड़ा या नगाड़ा एक ही चीज़ है। यह वाद्य यंत्र बजाता था आपका अकबर। नेक्स्ट है, अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में किसका निर्माण करवाया था? अकबर ने भी बहुत सारे निर्माण करवाए थे। तो यहाँ पर अकबर ने जो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में निर्माण करवाया था वो था बुलंद दरवाजा का निर्माण। बाकी दीवाने खास, इबादत खाना, पंचमहल, ये निर्माण भी अकबर ने ही कराए हैं, लेकिन बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अकबर का महत्वपूर्ण कार्य क्या था? अकबर का महत्वपूर्ण कार्य यहाँ पे अगर देख लिया जाए तो यहाँ पर अकबर ने दास प्रथा का भी अंत किया, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर भी समाप्त किया, और अकबर ने जजिया कर को भी समाप्त किया। यानी उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाता था। दास प्रथा, तीर्थ यात्रा कर और जजिया कर, ये सभी का अंत किसने किया था? अकबर ने किया था। नेक्स्ट है, खुसरो और जहांगीर के विरुद्ध युद्ध कहाँ हुआ था? खुसरो और जहांगीर के विरुद्ध। तो खुसरो कौन था, पहले ये देख लेते हैं। खुसरो कौन था? खुसरो था जहांगीर का बेटा, ठीक है। खुसरो कौन था? जहांगीर का बेटा। तो खुसरो का बेटा क्या करता है? जहांगीर यानी अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह करता है, और उनके बीच में एक युद्ध होता है। वो कौन से स्थान पर होता है? वो जालंधर के निकट एक बहरावल नामक मैदान है, वहां पर इनके बीच में युद्ध होता है, ठीक है। और यहाँ पर खुसरो को पकड़कर जहांगीर क्या कर देता है? कैद में डाल देता है। नेक्स्ट है, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को किसने फांसी दी? तो सिखों के 5वें गुरु होते हैं अर्जुन देव। इनको फांसी कौन देता है? जहांगीर। अब ये क्वेश्चन जस्ट हमने खुसरो के बाद दिया, तो कारण ये था कि जो खुसरो और जहांगीर की जब लड़ाई होती है तो गुरु अर्जुन देव द्वारा खुसरो की सहायता, ठीक है। तो खुसरो को सहायता देने के कारण जहांगीर क्या करता है? सिखों के गुरु अर्जुन देव को फांसी दे देता है। नेक्स्ट है, चांदी का सिक्का निसार किस मुगल शासक के समय में था? चांदी का सिक्का है एक निसार। तो यह निसार किसके शासनकाल में था? तो यह था आपके जहांगीर के शासनकाल में था चांदी का सिक्का निसार। और इसकी कीमत कितनी थी? जो आपका रुपया था, रुपया का 1/4 आपका होता था निसार। रुपया का 1/4 के बराबर होता था निसार, और निसार क्या था? चांदी का सिक्का जहांगीर के समय में। निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय यात्री जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था? तो यहाँ पर हम देखेंगे कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो, विलियम फिंच, ये सभी यूरोपीय यात्री जहांगीर के शासनकाल में भारत आए थे। 10 क्वेश्चन और है हमारे पास इसमें। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार कौन था? तो ताजमहल का निर्माण करने वाला जो मुख्य कलाकार था, मुख्य स्थापत्य कलाकार इसे कहेंगे, मुख्य स्थापत्य कलाकार था, वो था यहाँ पे उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी था ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार। और अगर उस्ताद ईसा की बात की जाए तो इन्होंने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की थी। अगर ब्लूप्रिंट कहा जाए तो ताजमहल की रूपरेखा तैयार की थी उस्ताद ईशा ने। निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार था उस्ताद अहमद लाहौरी। और एक और नाम मैंने यहाँ पे लिखा है, बेबादल खां। तो बेबादल का जो निर्माण, बेबादल ने जो निर्माण करवाया था, मयूर सिंहासन बनवाया था आपका शाहजहां ने, ठीक है।
तो ये मयूर सिंहासन का मुख्य कलाकार कौन था? बेबादल खां। अलग अलग क्वेश्चन हम नहीं बनाते, तो इसी में क्या कर लेते हैं, हम सारे क्वेश्चन इंक्लूड कर लेते हैं। तो ताजमहल की रूपरेखा थी उस्ताद ईशा की। निर्माण करने वाला स्थापत्य कलाकार था आपका उस्ताद अहमद लाहौरी। और बेबादल खां ने क्या किया था? मयूर सिंहासन का निर्माण का जो मुख्य कलाकार था वो कौन था आपका? बेबादल खां था। सर ए अकबर नाम से उपनिषदों का अनुवाद किसने करवाया था? सर ए अकबर नाम से उपनिषद, हमारे जो उपनिषद थे उनका अनुवाद कराया था, किसने करवाया था? यहाँ पे तो 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। तो जो यहाँ पे शाहजहाँ का पुत्र होता है दारा शिकोह, जो बहुत विद्वान था, तो शाहजहाँ का जो पुत्र था दारा शिकोह, इसने सर ए अकबर नाम से उपनिषदों का अनुवाद कराया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट है दारा शिकोह एवं औरंगजेब के बीच कौन सा युद्ध हुआ? ठीक है, तो जो दारा शिकोह और औरंगजेब था, इनके बीच में जो युद्ध हुए थे वो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर डी, बी एवं सी दोनों, यानी धर्मट का युद्ध और सामूगढ़ का युद्ध, ये दोनों युद्ध किसके बीच में हुए थे? आपके दारा शिकोह एवं औरंगजेब के बीच में हुए थे। ठीक है, और दोनों युद्धों में क्या होता है? दारा शिकोह की हार हो जाती है, औरंगजेब जीत जाता है। बाद में औरंगजेब भी क्या करता है? आगे गद्दी पर बैठता है। तो धर्मट का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध किसके बीच में? दारा शिकोह औरंगजेब के बीच में। बहरावल के विषय मैंने आपको बताया था, खुसरो और जहांगीर के बीच में होता है बहरावल का युद्ध होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवा दी? अब गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने की? अभी मैंने आपको बताया, तो गुरु अर्जुन देव की हत्या तो कर दी यहाँ पे किसने? जहांगीर ने करवा दी। अब औरंगजेब ने भी एक सिख गुरु की हत्या कर दी, तो औरंगजेब ने करी थी गुरु तेग बहादुर की हत्या। ठीक है, तो औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी। और क्यों करवा दी? इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण। तो इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब जो है सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा देता है। निम्न में से कौन औरंगजेब से संबंधित था? औरंगजेब बहुत ही मतलब क्रूर टाइप का राजा था, तो उसने जो थे एक भी अच्छे काम इसने नहीं किए। यहाँ पर इसने क्या क्या काम किए? यहाँ पर इसने जजिया कर को पुनः लगाया, हिंदू मंदिरों को तोड़ने के आदेश दिए, संगीत पर इसने पाबंदी लगाई, नवरोज का त्योहार भी इसने बंद करवाया। इसने बहुत सारी चीज़ें थी जो इसने बंद करवाया, तो उसमें मेन यही था कि इसने जजिया कर को पुनः लगाया, हिंदू मंदिरों को तोड़ने के आदेश दिए और संगीत पर पाबंदी लगाई। तो यानी उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, यहाँ पर थोड़ा मिलान करना है, कौन राजा किससे संबंधित है। तो जो यहाँ पे अकबर होता है, अकबर के समय को साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। अकबर के समय को कहा जाता है साहित्य का स्वर्ण युग। शाहजहाँ के समय को कहा जाता है स्थापत्य कला का स्वर्ण युग। और जहांगीर के टाइम को कहा जाता है चित्रकला का काल। ठीक है, जो चित्रकला थी वो सबसे अधिक किस टाइम पे थी? वो थी आपकी जहांगीर के शासनकाल में। शाहजहाँ के शासनकाल में स्थापत्य कला यानी इमारत वगैरह, और अकबर के काल को कहा जाता है साहित्य का काल। न्याय की जंजीर का संबंध किससे है? तो न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है, न्याय की जंजीर का संबंध आपका है जहांगीर। जंजीर और जहांगीर दोनों मैच करते हैं। ठीक है, और ये कहाँ लगाई थी उसने? आगरा के किले, और मतलब आगरा के किले के पास में उसने लगाई थी न्याय की जंजीर। नेक्स्ट है, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? पहले तो देख लेते हैं कि बीबी का मकबरा बनवाया किसने। तो बीबी का मकबरा बनवाता है औरंगजेब। ठीक है, और कहाँ पर है बीबी का मकबरा? ये बीबी का मकबरा आपका है औरंगाबाद, और औरंगाबाद कहाँ पे? आपके महाराष्ट्र में है। तो बीबी का मकबरा स्थित है आपके महाराष्ट्र में, औरंगाबाद में। किसने बनाया? औरंगजेब ने बनवाया। निम्न में से जिंदा पीर किसे कहा जाता था? ठीक है, तो यहाँ पर जिंदा पीर कहा जाता था आपके औरंगजेब को। और यहाँ पर जो इसके संबंध में इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यहाँ से क्या था? सुन्नी धर्म को मानता था और उसे जिंदा पीर कहा जाता था। आज का अंतिम क्वेश्चन, सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला मुगल शासक कौन था? तो एक राजा था मुगल राज्य का, वो था आपका औरंगजेब, जिसके शासन काल में हिंदू मनसबदार सबसे अधिक थे। ठीक है, हिंदू मनसबदारों की संख्या सबसे अधिक थी, और वो लगभग कितनी? 337 थी। ठीक है,
सर्वाधिक हिंदू अधिकारी इसने नियुक्ति की और सर्वाधिक हिंदू सेनापति इसके शासनकाल में थे। हिंदू अधिकारी, मनसबदार, सेनापति जो सर्वाधिक थे वो औरंगजेब के शासनकाल में थे। तो जितने भी ये मुगल साम्राज्य से संबंधित 30 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, कल हम करेंगे इनकी शासन व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन। तो पढ़िए इन चीज़ों को और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।